3 दिन माजी के पन्नों से पार्ट 2 एक सच्ची आप बीती। आज का अमल मुकम्मल हो चुका था और अब मैं वापस गांव की तरफ चल पड़ा था। वही चांदनी रात और वही कच्ची सड़क। मैं कदरे तेज़ रफ्तारी से चलने लगा था। मुझे इर्द गिर्द के माहौल से खौफ महसूस हो रहा था। चलते हुए कई बार मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो मेरे ताक़ुब में चल रहा हो। मैं डगमगाते हुए कदमों की आहट के साथ मुझे किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दी थी। मैंने 1-2 बार रुककर पीछे देखा भी था, लेकिन मुझे कोई और दूसरा वजूद दिखाई ना दिया था। यह मेरा वहम ना था, कोई तो ज़रूर था जो मुझे अपनी मौजूदगी का निशान दिला रहा था। मैं तो पहले ही से ख़तरनाक काम करके आ रहा था और मेरा दिल अभी तक नॉर्मल ना हुआ था। मेरी धड़कन अभी तक मेरी शहरक के पास झिलमिला रही थी और अब ये हिचकोले मुझे और भी वहशतज़दा बनाने लगे थे। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। मैं और भी तेज़ी से चलने लगा था। दाएं बाएं गहरी तशवीशनाक खामोशी उड़ती हुई मेरे वजूद में सरायत कर रही थी। हर तरफ खामोशी का आलम था। शदीद डर और खौफ की वजह से मेरा वजूद लरज़ने लगा था और फिर उसी कश्मकश में चलते हुए आखिरकार मैं घर पहुंच गया। मैं बहुत चुपके से घर में दाखिल हुआ और जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस फूली हुई थी। दिल गोया अलविदाई धक धक कर रहा था। मुझे वक्त की खबर ना थी। बड़ी अफसुर्दा सी कश्मकश मुझ पर छाई हुई थी। उसी असना में न जाने फिर कब मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सब कुछ मामूल पर था। सूरज निकला और सफ़र करते हुए आखिर डूब गया। मैं सारा दिन घर में ही पड़ा रहा। मुझे आज की रात किसी वीरान जगह पर जाना था। ये जगह मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना थी। शाम हो चुकी थी। खाना पीना करने के बाद मुझे सिर्फ अंधेरा गहरा होने का इंतज़ार था और फिर देखते ही देखते अंधेरों की सियाह पर पूरे गांव पर फैल गई। लोग अपने अपने घरों में जा छुपे थे। मेरे बारे में अभी तक घर वालों को कोई खबर न थी कि गुज़िश्ता रात मैं कहाँ और क्यों गया था। मैं ये बात सबसे छुपा कर रखना चाहता था, वरना मुझे मेरे शौक़ से हाथ धोना पड़ता। मुझे आज भी घर से चोरी छुप कर निकलना था, सो मैं धाक में था। रात परवान चढ़ रही थी। चाँद और तारे आसमान को सजा चुके थे। वक्त गुज़रता हुआ मेरे लिए ताख़ीर करने लगा और फिर आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। सब सो चुके थे और मैं किसी चोर की तरह अपने ही घर से निकल रहा था। घर से बाहर निकलते ही मैंने तेज़ चलना शुरू कर दिया। सदशुक्र मुझे वहाँ किसी आदम या गली के आवारा कुत्ते देखा नहीं था। मैं बड़ी तेज़ी से गांव से बाहर निकल आया था। आज मेरा रुख उसी वीरान सहरानुमा दहशत की तरफ था जहाँ मैं और हैरी अक्सर जाया करते थे। अमलियात के मुतालिक कामों के लिए वो वीराना ज़बरदस्त मुकाम था। मैं बेधड़क होकर चल रहा था। मैं उस जगह से वाकिफ़ था और फिर थोड़ी ही देर में वो वीराना मुझे दिखाई देने लगा। मैं इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिए बगैर चलता रहा और आखिर वहाँ पहुँच ही गया। वो एक वसी व अरीज़ बियाबान उजाड़ जगह थी। चांदनी उस सहराई बंजर ज़मीन पर छुप बिछी पड़ी थी। ये एक खामोश मगर खूबसूरत माहौल था जहाँ सुकून का समंदर मौजज़न था। दूर दूर तक खामोशी रेंग रही थी। वहाँ ना कोई आदम ना ही कोई जानवर नज़र आ रहा था। हाँ, मगर सिर्फ एक मैं ही था जो वहाँ आन खड़ा हुआ था। मैंने बाबा के दिए हुए मंतर को पढ़कर अपने चारों तरफ फूंक लगाई और नीचे बैठ गया। ये मेरी हर तरह से हिफाजत का कलाम था। मेरा रुख जुनूब की तरफ था। ये जमी हुई मिट्टी वाली ज़मीन थी, इसलिए मुझे कल की तरह कपड़े ख़राब होने का कोई खदशा न था। मैं आराम के साथ बैठा हुआ था। मेरी आंखें सामने की ओर दूर दूर तक घूम रही थी। वीराने में कहीं कहीं जंगली झाड़ियाँ और घास वगैरह उगी हुई थी। वहाँ अंधेरा जमा हुआ बैठा था। हाँ, उन अंधेरों में एक अजीब सी पुरअसरार दहशत छुपी हुई थी। वहाँ देखने से
वजूद में अजीब सी कैफियत रेंग उठती थी। रोम रोम हरकत करता हुआ महसूस होने लगता था। मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका था। आज भी मेरे पढ़ने की रफ्तार तेज़ ही थी। आज पढ़ाई शुरू करते ही मेरा सर भारी हो गया था। मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। जी करता था कि पीछे की तरफ देखूं, लेकिन अगर कोई जिन भूत नज़र आ गया तो ना जाने क्या होगा। इसी सोच के साथ मैंने खुद पर काबू रखा और अपनी पढ़ाई पर जोर देना बेहतर समझा। पढ़ते हुए मैं संभल गया था। अब ना तो सर भारी था, न ही मुझे मेरे उकब में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मौसम जान गुजार था। हर तरफ पुरकशिश चांदनी की ठंडक रूह को खुश कर रही थी। सुकून पुरसुकून था। माहौल कदरे राहत बख्श था। अब तो हल्की हल्की सी नम आलूद हवा भी बहने लगी थी। मैं खुश असलूबी से अपने विरद में मसरूफ़ था कि अचानक दूर कहीं किसी टल के बजने की मध्यम सी आवाज़ उभरी और मेरी समाज से आन टकराई। मेरी तजस्सुस में उस सिमत मेरी निगाह को घुमा दिया था। बहुत दूर मुझे एक परछाई नज़र आने लगी। चांदनी रात में वो काला सा हुलिया हरकत करता हुआ महसूस हो रहा था। यूँ लगता था जैसे कोई तेज़ रफ्तारी से चल रहा हो। वो जो कोई भी था मेरी ही तरफ आ रहा था, मगर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टल बजने की आवाज़ क्यों कर आ रही थी। वक्फा वक्फा से उस आहिनी टल की गूंजदार आवाज़ मेरे करीब तर आती जा रही थी। मेरी निगाह उस हुलिये की तरफ जम गई थी। उसी दौरान मेरे पढ़ने की रफ्तार भी ज़रा आहिस्ता हो चुकी थी। वो एक कुर्बनाक मंजर था। वो 3 हुलिये थे, 2 मर्द और एक बूढ़ी कमज़ोर औरत। वो दोनों मर्द आगे चल रहे थे और पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत चल रही थी। वो तीनों अब मेरे सामने कुछ फासले पर आन रुके थे। मैं देख चुका था कि वो बूढ़ी बीमार औरत अब मज़ीद चल नहीं सकती थी। उस बूढ़ी औरत के गले में उन मर्दों ने तोक डाल रखा था, जिसकी मोटी जंजीर उन मर्दों के हाथ में थी। वो कदरे जबर के साथ उस औरत को लान तान करने लगे थे। वो औरत अपनी आज़ादी की भीख मांगने लगी थी। उसकी कमज़ोर काँपती हुई खफीफ आवाज़ मेरे कानों में अपना दर्द बयान करने लगी थी और मेरा कहरान मर्दों को निकल जाने को भड़कने लगा था। पर मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर उठ ना सकता था। मेरी आंखें उन्हीं की तरफ मरकूज़ थी। यूँ लगता था जैसे जालिम सिपाही किसी सज़ाए मौत के कैदी को घसीट कर ले आए हो। वो हरकत आमेज़ लहजा में उस औरत को बुरा भला कहने लगा। उसे यही ख़त्म करके फेंक देते हैं। अचानक एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी और पूरे वीराने को हिलाकर रख दिया। उनमें से एक हुलिया नुमा आदमी बोला। वो हुलिया मुझे साफ दिखाई ना दे रहा था। वो मेरी पहचान से बाहर थे। हाँ, उसे यहीं काट डालते हैं। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह बियाबान जगह है, यहाँ कोई भी नहीं आता। एक और भद्दी सी मोटी आवाज़ गूंजी। ये दूसरे हुलिये की आवाज़ थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरा क्या कसूर है? तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर औंधे मुँह लेटी पड़ी थी। उसकी काँपती हुई कमज़ोर आवाज़ रोते हुए अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी और वो दोनों जालिम बड़े फ़क्र और नाज के साथ हंसने लगे थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझ बूढ़ी औरत पर अपना जोर दिखा रहे हो। तुम मुझे मार डालोगे। इस वीरान जगह पर मेरी लाश का किसी को पता ना चलेगा। हाय अफसोस, मेरी बेबसी, मेरी लापरवाही। मैं कमज़ोर बेआसरा का कौन है जो मेरे लिए तुम नौजवानों से टकराएगा? काश मेरा भी कोई बेटा होता तो वो तुम्हें चीर डालता। एक बूढ़ी कमज़ोर माँ के आंसू तुम्हारे खून से वापस लेता, तुम्हारे जुल्म से ज़मीन आसमान को हिला देता। काश मेरा भी कोई बेटा होता। वो बूढ़ी औरत रोते हुए अपना सर ज़मीन पर पटकने लगी थी। उसकी आबरू खाक आलूद हो चुकी थी। उसका सर नंगा था और बाल बिखरे पड़े थे। मैं देख रहा था उसके कांपते हुए हाथ माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उन दोनों जालिमों को उसके हालत ज़ार पर तरस न आ रहा था। वो दोनों मकर व मुस्कुराहट में लोटपोट होने लगे थे। मुझे उन दोनों पर कहर आ रहा था। मैं उस बूढ़ी बेसहारा की
खातिर उन दोनों जालिमों से लड़ जाने को बेकरार होने लगा था। मैंने पढ़ने की रफ्तार तेज़ कर दी थी ताकि मैं उस बूढ़ी माँ का सहारा बन जाऊँ। मैं उस कश्मकश में था कि अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, तेरी बेटी तो है ना? तुझे कहा था कि अपनी बेटी हमें सौंप दे, हम उसे खुश रखेंगे। तुमने हमारी बात ना मानी। अब तेरे मरने के बाद उसे कौन हमारी हवस से बचाएगा? वो दोनों अपनी कमीनगी बयान करते हुए कह लगाने लगे थे, जबकि वो बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर खुदा से मदद के लिए पुकार उठी थी। उसे अपने मरने का इतना गम ना था, उसे बस अपनी बेटी की फिक्र उनके सामने झुका गई थी। वो बेबस और खामोश नज़रों से उन खबीस सिफत जालिमों को देखने लगी थी। उसकी लरसती हुई आवाज़ अपने खुदा से सवाल करने लगी थी। मैं ताहत तेज़ रफ्तारी से मंतर पढ़ रहा था और ये सब माजरा मेरे सामने जारी था। वो बूढ़ी औरत सिसकियों में रोने लगी थी। उसकी हर सिसकी में फरियाद चीख रही थी, अपनी बेबसी और लाचारी पर मातम ज़दा शिकायत शोर करने लगी थी। गर्द व नवा का माहौल तरसी निगाह से उन जालिमों को कोसने लगा था, लेकिन कोई भी मददगार ना आया था। मैं भी ये सब देख कर गोया सख्ते में आ गया था। मैं उठकर बोलना चाहता था, मगर मुझ में जान बाकी ना थी। मैं खुली निगाहों से बस उन्हें देखता जा रहा था कि अचानक एक दर्द भरी चीख फिज़ा में बुलंद हुई और दूर तक गूंजती हुई मालूम हो गई। वो जालिम आदमी बहुत तेज़ी से उस बुढ़िया की तरफ लपका। बूढ़ी औरत उसके इरादे को भाप कर गोया बिलक उठी थी। वो जालिम आदमी रुका ना था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था। किसी बेदर्द कसाई की तरह उसने बुढ़िया की गर्दन पर पूरे ज़ोर से वार किया और बूढ़ी औरत का सर तन से जुदा कर डाला। सुर्ख खून का फव्वारा शहरक से फूटकर ज़मीन पर बिखरने लगा था और वो दोनों जालिम बड़ी मकरो आवाज़ में कह के लगाने लगे थे। उन्हें ज़रा भी तरस ना आया था। यह मंजर देखकर मेरा दिल तरस आमजी में गोया फट सा गया। मेरी आंखें उन जुल्म और जबर को देखकर नम हो गई थी और फिर भी मैं भी हिस्स वो हरकत वहीं बैठा रहा। मैं शायद उठकर उनसे भिड़ जाता, वो मुझे भी उसी बुढ़िया की तरह काट डालते। मैं उस चीज़ से बेनियाज था। वो सब कुछ देखने के बाद भी अपनी जगह से उठ ना सका था। मेरी ज़ुबान पर मंतर अभी भी जारी था और एक नारसा सी कुव्वत मुझे उठने न दे रही थी। मेरा जहन ऐसी ही मिली जुली सोचों और ख़यालों की कड़ी में जकड़ा सा गया था और उसके बावजूद मेरी पढ़ाई में कमी कोताही ना हो पाई थी। मेरी आंखें उन्हीं जालिमों को घूर रही थी। वो कुछ ही फासले पर मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। वो अब वहीं पर गड्ढा खोद रहे थे। मैं समझ चुका था कि वो बुढ़िया की लाश को दफन करेंगे। वो आपस में कुछ बड़बड़ाने लगे थे। मुझ तक उनकी आवाज़ आते हुए एक सरसराहट सी बनती जा रही थी। वो न जाने क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। मैं खामोशी से बैठा हुआ उनकी हरकत व सकनात को देखते जा रहा था। मैं हैरान था कि अब तक उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा था, जबकि मैं उन्हें आसानी से दिख रहा था। तो फिर उन्हें मैं वहाँ बैठा हुआ क्यों दिखाई ना दिया था? मेरे जहन में अभी ये बात आई थी कि अचानक एक गरजदार आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा दिल पसलियों को तोड़कर कहीं भाग जाने को तड़प उठा था। मौत का काला अंधेरा मेरी आंखों के पुतलियों में फैल गया था। मेरी समात मुझे मौत का पैगाम दे रही थी। मेरा पूरा वजूद उनकी अंधनाक दहशत से लरस कर रह गया था। पकड़ कर लाओ, उसको भी काट कर बुढ़िया के साथ यहीं दफन करेंगे। उनमें से एक आदमी की भारी भरकम आवाज़ बुलंद हुई और मुझे सब कुछ भूल गया। मैं देख रहा था एक आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसके हाथ में वही बड़ा सा कुल्हाड़ा था। वो कुल्हाड़ा हवा में लहराते हुए मेरे बहुत करीब आ चुका था। अपनी मौत को मैं अपने करीब आता देखकर बेजान सा हो चुका था। हर सोच, हर ख्याल, हर जज्बा सब कुछ पामाल होकर रह गया था। मैं ज़रा सी भी हरकत ना कर सका और आखिर में अपनी बेबसी से हार गया। मैंने खुद को वक्त के हाथ छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। मेरी ज़ुबान गूंगी सी हो चुकी थी।
मंतर जहन से मिटकर सिया अंधेरा बन चुका था और मैं उस सिया अंधेरे में खुद को गवा चुका था। उस जालिम आदमी के कदमों की आवाज़ मेरी तेज़ फटी हुई धड़कनों की आवाज़ में कहीं दब चुकी थी। मौत की आखिरी सीटी मेरे कानों के पर्दों में बजने लगी थी और मुझे कुछ सुनाई ना दे पा रहा था। मैं हार चुका था। वक्त की चाल मुझ पर हावी हो चुकी थी और मैं निढाल होकर रह गया था। पिछली रात की तरह आज रात भी मुझे इंतज़ार था कि बहुत जल्द मौत का दर्द मेरा वजूद सहेगा। लेकिन ये क्या? जिस तेज़ रफ्तारी से वो आदमी कुल्हाड़ा लिए मेरी तरफ लपका था, अब तक तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाने चाहिए था। वो कसाई सिफात मुझसे ज़्यादा दूर तो ना था? कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, शायद आज रात भी जिन्नात ही मुझसे खेल रहे हैं। मुमकिन है कि ये सारा माजरा जिन्नाती तमाशा ही हो। मेरा जहन उस नई सोच से कदरे जिंदा सा हो गया था। मैंने डरते डरते आंखें खोल ली। मेरी नज़र उसी तरफ थी जहाँ वो उस बुढ़िया को कत्ल कर चुके थे, लेकिन वहाँ कोई लाश मौजूद न थी और न ही वो दोनों कातिल दिखाई दिए। वहाँ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। सब कुछ सुनसान और बियाबान पड़ा हुआ था। मैंने अपने चारों अतराफ निगाह घुमा कर देखा। दूर दूर तक कोई ऐसा वजूद दिखाई न दिया जिससे मुझे खतरा लाहक हो। मैं अब समझ चुका था कि ये सब ड्रामा था। जिन्नात मुझे भटका रहे थे। मुझे खुशी थी कि मैं वहाँ से भागा नहीं था। मेरी पढ़ाई ना टूटी थी। मैं जिंदा हूँ, यही सोचकर मैंने खुद को टटोलना चाहा। मैं पसीने में शराबूर हो चुका था। ये सब उसी ड्रामाबाज साजिश की वजह से था जो वो जिन्नात मेरे साथ कर रहे थे। मैंने बहुत जल्द खुद पर काबू डाल लिया और अपनी बकिया पढ़ाई जारी कर दी। कुछ ही तादाद बाकी थी, बस मुझे कुछ ही देर दरकार थी। मेरी ज़ुबान रवानी में हरकत करती गई और आखिर आज रात की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। तादाद पूरी होने के बाद आज मैं उठाना था। मैं आज के उस अजीब व गरीब वाक़ये पर ध्यान देने लगा था। मेरी सोच से मुझे डर भी लगने लगा था। अगर मैं उठ जाता तो अब तक ज़िंदा ना होता। न जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। ये किस्मत की बात है कि मैं अभी भी सांस ले रहा था। मुझे अब और भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन्नात अपनी किसी चाल से मुझे नाकाम बनाकर मार डालेंगे। मुझे बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा। मैं कुछ देर तक खुद को यही समझाता रहा और फिर मैं उठकर खड़ा हुआ। मेरे कपड़े अभी भी पसीने में गीले थे। आज वाकई मेरी दरकत हो गई थी। रात अपनी अज़ली रफ्तारी से गुजरती जा रही थी। चांदनी शौक़ से महवर रक़्स थी। माहौल बड़ी खामोश, लेकिन मुझे अब घर जाना था। मेरे उठते हुए तेज़ रफ्तार कदम दूर गाँव की तरफ बढ़ने लगे थे और फिर मैं इधर उधर से नावाकिफ़ होकर आगे ही आगे बढ़ते जाने लगा। मेरी आखिरी और तीसरी रात अभी बाकी थी। मुझे कामयाब होना था या फिर खामोश मौत का शिकार होना था। ये वक्त का फ़ैसला था और मुझे उस वक्त का सामना करना था। अगली रात को मुझे मेरी मंजिल मिल जाने वाली थी। मुझे खुशी भी थी और दिल में अनजाना सा खौफ भी पिघल रहा था। मैं यही कुछ सोचते हुए चलता रहा और आखिरकार घर पहुंच गया। आज भी मुझे किसी ने नहीं देखा था। रात के अंधेरे ने मुझे छुपा कर रखा था। अब मैं था और मेरा बिस्तर था। बस आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए थे आपसे विदा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंशाल्लाह।